तो आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके पन्ने पलटते ही भारत की सबसे बड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी की परतें उखड़ने लगती हैं। बिना किसी लाग लपेट के एक खोजी पत्रकार की तरह हम सिर्फ स्रोत दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों को खंगालेंगे और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उठने वाले कुछ बहुत ही गंभीर और शायद असहज करने वाले सवाल पूछेंगे। चलिए सीधे इस जांच में उतरते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22,842 करोड़ रुपए। सच में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? दस्तावेजों के मुताबिक ठीक यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है, और यही इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि अचानक से इतना बड़ा आंकड़ा रडार पर कैसे आ गया। आइए कड़ियां जोड़ते हैं। इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम इन दस्तावेजों की जांच 5 मुख्य हिस्सों में करेंगे। हम शुरुआत करेंगे व्यापक परिदृश्य से, फिर नजर डालेंगे देरी के उस अजीब घटनाक्रम पर, उसके बाद जमीन आवंटन की पहेली, दहेज का कनेक्शन, और आखिर में बात करेंगे व्यवस्था पर उठने वाले उन चुभते हुए सवालों की जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की कि आखिर उस समय का व्यापक आर्थिक परिदृश्य क्या था। इन दस्तावेजों में एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को छूने का लक्ष्य बना रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेटा हमें बताता है कि साल 2014 से लेकर सितंबर 2021 के बीच जो बैंक धोखाधड़ी दर्ज की गई वो कुल मिलाकर 5.35 ट्रिलियन रुपए को भी पार कर गई। मतलब 7.5 साल में कथित घोटालों की रकम देश के इतने बड़े आर्थिक लक्ष्यों को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है देरी का घटनाक्रम। और सच कहूं तो यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। जरा इस टाइमलाइन को एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से देखिए। अगस्त 2017 में कंपनी की परिसमापन या लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगले साल 2018 में पहली सार्वजनिक चेतावनी आती है। फिर आता है 2019, जब आधिकारिक तौर पर इन खातों को धोखाधड़ी घोषित कर दिया जाता है और पहली शिकायत भी दर्ज हो जाती है। ठीक है, 2020 में दूसरी शिकायत भी आ गई। लेकिन अब यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सुनिए। इस मामले में सीबीआई द्वारा अंतिम प्राथमिकी या एफआईआर दर्ज होने में फरवरी 2022 तक का वक्त लग गया। मतलब परिसमापन से लेकर एफआईआर तक पूरे 5 साल का सन्नाटा। ये जो फाइलें एक सरकारी मेज से दूसरी मेज तक रेंगती रहीं, ये सरकारी मशीनरी के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। अब रुक करते हैं अपनी जांच की तीसरी कड़ी का, भूमि आवंटन की पहेली, यानी वो जमीन जो इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा है। इसे एक बहुत ही सीधे और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत अच्छी जगह पर आधी कीमत पर एक प्लॉट मिल जाए, इस वादे के साथ कि आप वहां एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे जिससे सबको फायदा होगा। लेकिन वो फैक्ट्री कभी चालू ही नहीं होती और वो आधी कीमत वाली जमीन आपके पास ही रह जाती है ना? कमाल की बात। कैग रिपोर्ट के हवाले से इन दस्तावेजों में बिल्कुल यही दावा किया गया है। जहां जमीन का बाजार भाव 1400 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, वहीं इसे सिर्फ 700 रुपए के रेट पर आवंटित कर दिया गया। और यही आधी कीमत वाली जमीन इस जांच की सबसे अहम कड़ियों में से एक है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सस्ती जमीन का इतने बड़े बैंक फ्रॉड से क्या लेना देना है। तो चलिए चौथे पॉइंट, दहेज कनेक्शन की बात करते हैं। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक काफी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। कैग रिपोर्ट में साफ साफ चेतावनियां भी गई थी, फिर भी दहेज में 50 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 2015 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? सस्ती जमीनें मिलती गई, प्रोजेक्ट ठप हो गए और आखिर में ये पूरा सिलसिला उसी 22,842 करोड़ रुपए के विशाल वित्तीय नुकसान में तब्दील हो गया। मतलब वो शुरुआती जमीन का आवंटन और अंत में सामने आई ये भारी भरकम धोखाधड़ी, दोनों एक ही चेन का हिस्सा नजर आते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वो अनसुलझे सवाल जो ये दस्तावेज हमारे सामने छोड़ जाते हैं। ये हमारे सामने पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। दस्तावेज सीधे सीधे सरकारी प्रतिक्रिया से यह सवाल पूछता है कि जब 2019 में ही इन खातों पर बड़े बड़े अक्षरों में धोखाधड़ी का ठप्पा लग गया था, तो फिर कार्रवाई करने में इतने सालों की लंबी देरी क्यों हुई? शुरुआती शिकायत और अंतिम एक्शन के बीच का ये जो लंबा सन्नाटा है ना, ये व्यवस्था की चुस्ती और उसकी मंशा दोनों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी बात, जांच का ये सुराग सीधे निगरानी तंत्र की जवाबदेही तय करता है। स्रोत ये जानना चाहता है कि भाई इतने बड़े घोटाले को दर्शाने वाला रिजर्व बैंक का डेटा आखिर है कहाँ? वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है?
और इसके साथ ही एक बहुत ही जायज़ चिंता ये भी जताई गई है कि इतने बड़े मामले के जो मुख्य चेहरे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये वो लापता कड़ियां हैं जो इस केस को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। और यही चीज हमें अपनी जांच के सबसे आखिरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुस्तरीय वित्तीय प्रणाली पर चलती है। हर स्तर पर कड़ी निगरानी के नियम हैं। तो फिर ऐसा सिस्टम 22,842 करोड़ रुपए के इतने बड़े खतरे के संकेत को सालों तक कैसे अनदेखा कर सकता है? देखिए, इन स्रोत दस्तावेजों ने जांच की फाइल तो खोल दी है, हमें सुराग भी दे दिए हैं, लेकिन असली जवाब अभी भी सिस्टम के उन बंद कमरों में कहीं दबे हुए हैं। इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक बात तो तय है, एक सच्ची जांच कभी खत्म नहीं होती।